औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 8 में खुशामदीद। 3 तरह की कंप्लाइंसेस हम सीखेंगे। मंथली कंप्लाइंसेस हम टैक्स की कर रहे हैं आजकल। एक सेक्शन 23 की कंप्लाइंस, एक 73 की कंप्लाइंस और एक सेक्शन 26 और 27 की कंप्लाइंस आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 23 की कंप्लाइंस में। सेक्शन 23 की कंप्लाइंस क्या है? अब सेल टैक्स में हम चले गए। ये सारी चीजें सेल टैक्स से निकल है। आज सेल टैक्स की भी महानावार जाहिर है कुछ टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं हमारे लिए। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं आज। सेक्शन नंबर 23 में है टैक्स की इनवॉइसेस कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही नहायत अहम किस्म की टैक्स कंप्लाइंस है। एक डॉक्यूमेंट की कंप्लाइंस है वैसे तो, लेकिन बहुत ही अहम किस्म की है। देखें जी कि एक टैक्स इनवॉइस को कैसा होना चाहिए। A registered person making a taxable supply shall issue a serially numbered tax invoice at the time of supply of goods containing the following particular। उसमें मंदरजा झैल किस्म के पार्टिकुलर लाजमी होने चाहिए। नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर, सप्लायर का एनटीएन नंबर और एसटीआरएन नंबर लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये वो है कि आपका भी होना चाहिए, सप्लायर का भी होना चाहिए, कस्टमर का भी होना चाहिए, दोनों के लिखे होने चाहिए। नेम, एड्रेस, रेसिपिएंट। जो पार्टिकुलर आपके हैं, नाम, पता, एनटीएन, एसटीआरएन नंबर, सेम वही जिसने वसूल किया यानी कि आपका कस्टमर, उसकी भी साथ में लाजमी ये लिखना है। डेट ऑफ इशू इनवॉइस, डेट लाजमी होनी चाहिए इनवॉइस की। और आपको पता है कि वक्त इसमें बहुत अहम होता है कि ये 30 को गई है या यकम को गई है, इनवॉइस कब की गई है, माल कब डिलीवर करना है। तो इसमें जो डेट ऑफ इनवॉइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, आप कौन सी चीज फरोख्त कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखनी है, और उसकी क्वांटिटी के 1 है, 2 है, 3 है, ये लाजमी लिखनी है। वैल्यू ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स की रकम को निकालने से पहले पहले। अमाउंट ऑफ सेल ऑफ टैक्स, सेल सेल टैक्स की अमाउंट को भी अलग शो करना है कि 17% है। 100 रुपये की चीज़ है तो साथ में 17% लगा दिया। और वैल्यू इंक्लूसिव टैक्स, 100 और 17 दोनों को जमा करके यानी कि 117। तो ये उसके पार्टिकुलर हैं। सेक्शन 23 की कंप्लायंस हो जाती है अगर आप अपनी टैक्स की इनवॉइस सीरियल नंबर के को लगा के, और हर साल नया सीरियल नंबर स्टार्ट हो, हर साल का अलग अलग हो, ठीक है। और उसमें जो अमाउंट है इंक्लूसिव और सेल टैक्स की अलग, और फिर इंक्लूसिव और फिर क्वांटिटी और फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फिर जिसको भेजा जा रहा है माल उसका एनटीएन, उसका एसटीएन, और आपका अपना एसटीएन, एनटीएन, आपका पता, आपका फ़ोन, उसका फ़ोन। ये सारी चीज़ें अगर एक डॉक्यूमेंट पर दर्ज होंगी जिसको टैक्स इनवॉइस कहा जाता है, तो समझ लें अब ऑडिट में जब वो आपका सैंपल चेक करेंगे टैक्स इनवॉइस का तो वो दुरुस्त पाएंगे। तो लिहाजा एक सेक्शन की कंप्लायंस आप कर चुके हैं। चलें सेक्शन 73 की कंप्लायंस देख लेते हैं। जी सेक्शन 73 की सेल टैक्स पढ़ रहे हैं जी हम, सेल टैक्स की बात हो रही है। सेक्शन 73 की कंप्लायंस ये हुई कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, जाहिर है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो सेल टैक्स के लॉज की कंप्लायंस करेंगे ना आप। तो इस वक्त हम अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो हम उसकी कंप्लायंस पढ़ रहे हैं इस आर्टिकल में। जब भी हम पेमेंट करेंगे 50,000 रुपये तक तो हम कैश में कर सकते हैं। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो 50,000 तक सेल अपनी जो परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट है हमारी, वो 50,000 तक हम कैश में नकदी की सूरत में कर सकते हैं।
सेक्शन 73 ये कह रहा है। अगर वो कहते हैं 50,000 से बढ़कर, 50,000 से बढ़कर अगर 55,000, 52,000, 50,500 की कोई पेमेंट कर रहे हैं और क्रॉस चेक के थ्रू नहीं कर रहे, बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो इस सूरत में वो आपकी जो परचेज है उसके ऊपर जो परचेज आप 100 की चीज़ 117 में खरीद रहे हैं, तो जाहिर है जो 17 रुपये हैं वो आप एक इनपुट अपना क्लेम करेंगे। कल को आपने नॉलेज स्टेज में थोड़ा सा पढ़ा होगा इनपुट और आउटपुट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें यही है कि जो शुरू की स्टेज में पैसे दिए होते हैं कल को रिकवर हो जाते हैं, तो वो कहता है मैं रिकवर नहीं करने दूंगा, ये आपके पैसे मर जाएंगे। यानी कि 100 वाली चीज़ 117 में जो आप खरीदते हैं तो ये आपका इनपुट होता है, और जब आप इसको बेचते हैं 200 की करके 234 में, जब 34 आगे से वसूल करते हैं तो 17 रुपये अपने पास रख लेते हैं वापस 34 में से, क्योंकि मैंने परचेज के वक्त ये पे किए हुए थे। तो लिहाजा जो अजाफी बाकी बचते हैं वैल्यू ऐड होने की वजह से अजाफी पैसे सेल टैक्स के, वो हमें एक्स चेकर में कौमी खजाने में जमा करवा देता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो है वो सेल बिल्कुल सेल टैक्स से फ्री हो जाती है। असल में आपको पता ही है कि सेल टैक्स जो है वो सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर ही है, बाकी लोग सिर्फ उसको बर्डन शिफ्ट करते हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। ये जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को, जो शेयर को कंज्यूम करता है, सिर्फ उसी को ये बर्डन जो है वो बोझ उसको उठाना पड़ता है। तो लिहाजा सेक्शन 73 की कंप्लाइंस आपने लाजमी करनी है। जो भी सम हो, सम एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, इससे एक्सीड करेगा तो उसे क्रॉस चेक के थ्रू आपको पे उसको करना पड़ेगा। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ सेल में वो सारे का सारा आपका जो इनपुट है वो नहीं माना जाएगा। कई ऐसे सेल टैक्स के ऑडिट देखे हैं, किए हैं, करवाए हैं सेल टैक्स के जो ऑडिटर हैं उनसे पास बैठ के, तो सबसे पहले आते हैं और वो कहते हैं जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है ना जी, वो मुझे उसका लेजर दे दें, ये जो लेजर है, वो कहता है इसकी जो पेमेंट्स हुई है ना, पेमेंट्स वो मुझे टिक करवा दें। आप कह रहे हैं 8,70,280 की पेमेंट हुई है, तो मुझे वो बैंक से दिखा दें कहाँ हुई। इस तरह वो सिर्फ 2-3 पेज ही सर्च करता है और उसमें से कई मिल जाती हैं। अगर कंपनी पीवीटी एलटीडी है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू उसकी प्रैक्टिस है वो कर रही होती है। अदरवाइज अगर आप एओपी हैं तो उसमें जो है वो ऐसा कम ही होता है कि वो 50,000, 70,000, 80,000 की कुछ लोग भी इस टाइप के होते हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कहता है जी मैं चीज़ 70,000 की दे दूंगा अगर मुझे नगद पैसे देंगे, तो दूसरा कहता है ये जनाब मैं मुझसे नहीं, मैं तो 90,000 की दूंगा, क्रॉस चेक मुझे चाहे दे दें। तो अगर आप जो है कंप्लायंस करने वाले अपने क्लाइंट या अपने सप्लायर ढूंढेंगे तो फिर आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं। आप फिर तुल कर ओपन मार्केट से चीज़ें उठाते हैं तो उसको कैश पे करना पड़ता है, वो चेक बुक पास नहीं मानते। ठीक है, वो छोटा सप्लायर होता है, उसको नगद पैसा चाहिए होता है, वो आपको नहीं किसी और को दे देगा, उसकी चीज़ बिकी जानी है। तो आप सस्ते के चक्कर में, मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में कैश दे बैठते हैं और बाद में वही रकमें प्रूफ नहीं हो पाती कि 50,000 से ज़्यादा बड़ी भी आप कैश में मजबूरन दे देते हैं, लेकिन बाद में जब वो ऑडिटर चेक करता है तो वो 50,000 से बड़ी रकमें सारी की सारी पेमेंट्स कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू साबित नहीं हो पाती। नतीजतन वो एक ही काम करता है, वो कहता है ये सारा इनपुट सारे का सारा आपका डिसअलाउड है। जैसे वो डिसअलाउड करेगा तो फिर लाइबिलिटी टैक्स की, सेल टैक्स की निकल आएगी। ठीक है, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा आपकी कंपनी का इतनी ज़्यादा वो लाइबिलिटी निकलेगी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 26 और 27। अभी 23 की पढ़ी हमने सेल टैक्स एक्ट 1990 में, फिर सेक्शन 73 की कंप्लायंस पढ़ी। हम कर रहे हैं मंथली टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस यहाँ पर, और इसमें हम आज सेल टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, अब आते हैं कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 26-27 कि इसमें वो कौन सी अहम कंप्लायंस है 26-27 जो हमें करना पड़ेगी। रूल 18 भी इसमें आ जाता है। सेक्शन 26 कहता है जी फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स।
जो आपकी माहानावार सेल टैक्स की रिटर्न है ना, वो आपने लाजमी जमा करवानी है। तो उसके लिए ये कुछ असूल वज़ा कर रहा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। नेटशल भी बता देता हूँ कि नेटशल तो यही है कि 1 तारीख से लेकर 30 या 28 या 31 तारीख तक जितने भी आपके ऑपरेशन हुए हैं, उसमें अगर सेल टैक्स की इनवाइस आपने की हुई है, तो आप इस तरह करेंगे, वो जो डेटा है उस सब को रिपोर्ट करेंगे एफबीआर कि मेरी ये टैक्स इनवाइसेस गई हुई हैं। तो उनमें जितना आपने सेल टैक्स लगा के लोगों से कलेक्ट किया है उसको, और जो परचेज के मौका पर आपने खुद पे किया है, दोनों को प्लस माइनस करेंगे। और अगर लाइबिलिटी बनती हुई, अगर आपने आगे से कम पैसे, ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, ज़्यादा आपकी सेल होगी और परचेज कम है, तो फिर आप लाइबिलिटी बनेगी। और अगर परचेजेस आपकी ज़्यादा हैं और सेल उस महीने इतनी नहीं हुई, तो ज़ाहिर है कि आपने पीछे से जो माल खरीदा उसके ऊपर सेल टैक्स ज़्यादा होगा, तो लिहाजा उस महीने पेबल नहीं कुछ बनेगा बल्कि रिफंडेबल होगा। ठीक है, रिफंड साल के अख्ताम पर मिल सकता है आपको, हर महीने नहीं मिल सकता। चलें जी, फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न, इसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, वो कहता है कि हर एक जो एसटीआर नंबर जिसने ले लिया ना, उसने हर महीने सेल टैक्स की रिटर्न लाजमी जमा करवानी है, ख्वाह कि कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ। फिर अगली बात वो कहता है, द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू एंटर डेटा ऑफ सप्लाईज इन एनेक्जर से। वो कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको ज़रूरी है कि वो सप्लाईज अपनी एनेक्जर सी में डाले, एंड डेटा ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स इन एनेक्जर आई, एंड सबमिट द सेट डेटा by the 10th day of the month following the end of the tax period। वो ये कह रहा है कि अब ना, कहता हमने रूल चेंज कर दिया। अब आपने जितनी सेल्स हुई है ना जी, आपकी सप्लाईज हुई हैं, लोगों को सप्लाई की हैं, तो उन सबको नेक्जर सी में डालें। और अगर कोई सेल रिटर्न हुई है, आपकी सेल रिटर्न हुई है, तो उनको डालें नेक्जर आई में। और ये सारा काम हर महीने की 10 तारीख तक आपने कर लेना है, सेल टैक्स की रिटर्न में अपलोड कर लेना है। कितना? हर महीने की 10 तारीख तक अपनी सेल डाल देनी है, क्योंकि आपकी सेल टैक्स की इनवॉइसेस वेरीफाई अब होंगी। अच्छा, अगला पॉइंट वो कहता है, एफबीआर वाले इसको वेरीफाई करते हैं और 10 तारीख रखी हुई उन्होंने आपकी सेल कि सेल को रिपोर्ट करें 10 तारीख तक। बाद में कहता है, एज सुन एज द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर सबमिट पार्शियल और कंप्लीट डेटा ऑफ एनेक्जर सी एंड एनेक्जर आई, the said data will be immediately available to the respective registered person in his purchase data। कहता जैसे ही आप अपना डालेंगे कि ये चीज़ मैंने सामान सेल किया हुआ है फलां बंदे को 10 तारीख तक, तो सेम उसी वक्त जिसने वो ख़रीदा था ना माल, उसके नेक्चर में भी वो माल परचेज बनकर आ जाएगा खुद ब खुद। उसको परचेज डालने की ज़रूरत नहीं है, वो परचेज आ जाएगी कि आप फलां बंदे ने सेल डाली है आपके नाम, क्या आपको सेल की है, क्या ये आपकी परचेज है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है। आगे, रजिस्टर्ड पर्सन बायर इज रिक्वायर्ड टू लोड द डेटा इन हिज एनेक्जर ए। अब वो जो खरीदार है वो डेटा को लोड करेगा एनेक्जर ए में, और एनेक्जर आई में अगर वो परचेज रिटर्न की है तो। आगे, डेटा रिलेटिंग टू परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन एज अलाउड बाय द बोर्ड in this respect is required to be manually entered by the registered person in annexure A। अच्छा, जो सेल एंड परचेज आप परचेज करते हैं ना ओपन मार्केट से, आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जनाब आप तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप ओपन मार्केट से सस्ते के चक्कर में चीज़ें आप परचेज कर लेते हैं, तो लिहाजा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो इसके लिए टैक्स की थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो 1% वाला चक्कर है, वो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो वो कहता है इसको मैनुअली एंटर करना है।
आप तो ये कह रहे हैं कि सप्लाईज की हुई हैं तो आपकी परचेजेस, इधर से एक बंदा अपनी सेल बुक करेगा और उधर से आपकी परचेज बन जाएंगी। तो आप कहते हैं मैंने तो परचेज किसी सेल टैक्स रजिस्टर वाले बंदे से ली नहीं, तो मेरी कहाँ से परचेज वाले टैब में खुद ब खुद आ जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने तो ओपन मार्केट से अनरजिस्टर्ड पर्सन से उठाई हुई हैं चीज़ें, तो आपको तो वो नहीं आएगा ना आपके परचेज टैब में। तो वो कहता है उसको मैनुअल डालना पड़ेगा, मैनुअली एंटर्ड। ठीक है, फिर वो कहता है a registered person filing return electronically as stipulated above shall make payment of the amount of sale tax due। जमा माइनस होगा इनपुट, आउटपुट होगा आउटपुट में से इनपुट लेस करेंगे। अगर आपका ड्यू बनता है तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, STR में 11 फॉर्म है उसके थ्रू। ठीक है, वैसे तो ई पेमेंट है ये सारी। इन केस where due date has been prescribed as 15, the tax shall be deposited by the 15 and the return shall be submitted electronically by 18। वो कहता है कि जो चलान, सबसे पहले तो आपने 10 तारीख तक सेल्स को बुक कर लेना है, पहले पहले ये बात समझ लें। और अगले बंदे की परचेजेस खुद ब खुद चली जाएंगी, आपकी सेल उस बंदे की परचेजेस वाले टैब में परचेज बन जाएंगी। अगर आप ये कहते हैं कि परचेज वाला बंदा ये कहता है कि मैंने तो जनाब परचेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से की है, तो अपने हाथ से डाल लें 10 तारीख तक। ठीक है जी, सेल भी फिर डालनी पड़ेंगी, परचेज भी डालनी पड़ेंगी 10 तारीख तक डाल ली। फिर 15 तारीख तक 5 दिन और मिल गए आपको रिटर्न को का ड्यू अगर बनता है तो उसको पे करने के लिए। 15 तारीख तक चालान जनरेट करके उसको पे ऑफ कर दें और फिर 18 तक आप रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इससे मुराद ये हुआ कि अगर आप नील के रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यानी कोई टैक्स चालान नहीं जमा करवाना, तो फिर आपकी डेट 18 है, क्योंकि आपकी सेल भी नहीं है, परचेज भी नहीं है और कोई काम भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा 10 को कुछ भी नहीं करेंगे, 15 को भी कुछ नहीं करेंगे, तो 18 लास्ट डेट है, तो आपके लिए फिर 18 मिलती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की जाने सेल टैक्स की। परचेजेस, कहता है इनकम टैक्स एडजस्टेड ऑफ बायर विच इज क्रॉस मैच्ड with their suppliers return and customs import data excess input adjustment of buyer is highlighted with the launching of Stripe system. Non further discrepancy will be made after July 16। वो कहता है परचेजेस के लिए अब हमने ना स्ट्राइप सिस्टम बनाया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है 10 15 18 वाला। 10 तारीख तक सेल बुक कर लें और अगले बंदे की खुदा को परचेज बन जाएगी। और अगर अनरजिस्टर्ड परचेजर है तो अपनी परचेज 10 तक खुद ही उसको बुक कर ले, 15 तक जमा करवाना है, 15 तक चालान सबमिट करवाना है और 18 तक रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, कहता है ये एक पहला हमारा सिस्टम है। दूसरा है कि जीरो रेटेड सेल्स। कहता जो हमारी जो रिटर्न है सेल टैक्स की उसमें क्या है, शोइंग जीरो रेटेड सेल मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन विद नॉन एक्टिव स्टेटस इन ATL और ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड। कहता है कि कोई ऐसी जीरो रेटेड सेल की है आपने जो कि रजिस्टर्ड बंदे को की है लेकिन वो नॉन एक्टिव है और ATL में ब्लैक लिस्टेड है, तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा नए सिस्टम में। जुलाई 16 के बाद की बात हो रही है। ठीक है, और अब तक कंटिन्यूड है। सेक्शन 8B, कहता जी कि सेक्शन 8B ये है कि देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वी हैव बीन excluded from these restrictions। The system checks from returns whether a person claiming exemption from section 8B has been excluded or not in the relevant notification। वो कहता है कि अब हमने थोड़ा सा सिस्टम को और बेहतर कर लिया। होता यूं था कि आपने 100 रुपए की चीज परचेज की 117 में, आपका इनपुट है 17 रुपए, आपने अजाफी रकम पे की हुई है इम्पोर्ट परचेज की स्टेज पर, और आपको पता है कि सेल टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा, पता है ना, शिफ्ट करने आगे। अच्छा, उसी 100 की चीज को आपने 200 रुपया कुछ काम किया और 200 की आगे बेच दी, और आगे से 234 रुपये कलेक्ट की 17% टैक्स रेट लगा के। तो जब आप लाइबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कितनी है, तो 34 रुपये आगे से पकड़े हुए हैं सेल टैक्स के नाम पर,
और 17 रुपए आपके किसी ने पकड़े हुए हैं सेल टैक्स के नाम पर, आप कहते हैं 34 में से मैं 17 रखने लगा हूँ क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है परचेज करते वक्त और मुझसे किसी ने लिए थे, लिहाजा मैं अपना खर्चा अपने पास रिकवर करने लगा हूँ, 34 में से 17 मेरे पास हैं और बाकी जो अजाफी 17 बचे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के मैं कौमी खजाने में जमा करवाने लगा हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता था कि 100 की चीज़ है लेकिन वो सारी नहीं बिकी, 200 की बेचनी थी लेकिन सिर्फ 50 की बिकी है। तो फर्ज करें 50 पर अगर 8.5 रुपए अगर टैक्स बनता था, तो जब आप कहते हैं आगे से तो 8.5 मेरा आउटपुट और सेल तो 8.5 रुपए की थी, यानी कि टैक्स उस पर 8.5 बनता था सेल टैक्स, जबकि परचेज करते हुए मैंने 17 दिया, तो 17 में से 8.5 निकालते हैं तो आप कहते हैं 8.5 तो मुझे पल्ले से दे, मेरा तो रिफंड बन रहा है। तो उस वक्त कोई टैक्स, तो जैसे मैंने बताया कि वो जमा होता रहता है हर साल, हर महीने जमा होता है रिफंड आपका, और फिर साल के इख्तिताम पर अगर कोई रिफंड हो आपका तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं और सेल टैक्स वालों से ले सकते हैं कि मेरा टोटल इस साल का इतना रिफंड आपके पास पैसे गए हैं और आगे से मुझे इतने रिकवर नहीं हो सके या इतनी सेल नहीं हुई है, जो भी है व्हाट्सएवर। तो उसमें एक सेक्शन 8B डाला था, वो आज भी जिंदा है। वो क्या है कि 5 तरह के उनके ना सेक्टर हैं, जिसमें कोई कारपेट इंडस्ट्री है, कोई इसमें स्टील मिल है, इस टाइप के 5 हैं। तो सिर्फ उनके लिए है कि वो अपना रिफंड ले सकते हैं, वो सिर्फ आउटपुट में से इनपुट लेस करके, और अगर रिफंड आता है तो उसको छोड़ देंगे, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन उन 5 सेक्टर को निकाल के बाकी सबके साथ भला क्या सलूक होता था? वो ये होता था, वो कहता जी कि आपकी परचेज 100 की और 17 रुपये ऊपर आपने टैक्स आपने पे किया, 117 हो गए। लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की हुई है, जिस पर आपने 8.5 रुपये टैक्स काटा, डिडक्ट किया, तो लिहाजा 8.5 और 17 का डिफरेंस 8.5 ही होता है। तो लिहाजा 8.5 जमा नहीं करवाने बल्कि आपने हमसे लेने हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि सेल कम हुई है, आगे से इतने कलेक्ट नहीं हो पाए। तो अब आप क्या करेंगे, आपका तो रिफंड है उस महीने का, तो असूलन तो यही होना चाहिए था 8B से पहले कि आप उस महीने कुछ ना जमा करवाएं और रकम नीचे रिफंड में आ जाएगी। लेकिन 8B डाली तो इससे मुराद ये है कि अब आप 8.5 का 10%, ठीक है, 85 पैसे चले बन गए, 85 पैसे जमा करवाएं आउटपुट के, और बाकी जो 90% है, 90% वो आप छोड़ देंगे, यानी कि 10% आउटपुट का लाजमी जमा करवाना है और बाकी 90% एडजस्ट हो सकता है। और ये जो 10% आप जमा करवाएंगे, ये 10% भी आपका रिफंड में शामिल हो जाएगा। अगर रिफंड पहले 10 रुपये है तो वो फिर 85 पैसे और जमा करवाने से अब 11 रुपये बन जाएगा। तो वो कहते हैं कोई महीना खाली ना जाए। 5 सेक्टर के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं, वो अगर जिस महीने उनकी लाइबिलिटी नहीं भी बनती, फिर भी उनको आउटपुट थोड़ा ज्यादा, जितना भी आउटपुट टैक्स है सेल करते वक्त जो कलेक्ट किया हुआ टैक्स है उसको आउटपुट कहते हैं, उसका 10% फिर भी जमा करवाना है, और वो जो 10% है वो आपके रिफंड में मजीद ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने अगर 100 रुपये लेना था हुकूमत से तो आप 110 लेंगे बाद में, लेकिन ये साल के काम पर होगा। लेकिन वो कहते हैं हर महीने आप जमा करवाते जाए, ठीक है, अगर सेल इतनी नहीं भी होती, उसको कहते हैं सेक्शन 8B। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लें, एक्सपोर्ट पर आते हैं। एक्सपोर्ट है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द genuine exporter system points out any person who is claiming exports in the return which is not matched with the customs export data। कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द जेन्युइन एक्सपोर्टर जो होते थे, सिस्टम पॉइंट आउट एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग एक्सपोर्ट इन द रिटर्न विच इज नॉट मैच विद द कस्टम एक्सपोर्ट डेटा। कहता है कस्टम का जो एक्सपोर्ट का डेटा है उसके साथ हम मैच करते हैं, और अगर कोई इशू निकलता है तो हम उसको नहीं मानते अब, ठीक है, क्योंकि ये कस्टम वालों से और सेल टैक्स रिटर्न दोनों से मैच शुदा क्रॉस करके हम मानते हैं। कमर्शियल इंपोर्टर, any registered person who is not a manufacturer and also not paying value addition tax on import, ये भी वहां से वेरीफाई हो जाएगा। आप इंपोर्टर हैं और ये आपकी इंपोर्ट कस्टम वालों के पास जो डेटा है आपका, वहां से उस डेटा के साथ मैच करके ये चीजें मानी जाएंगी। शॉर्ट पेमेंट, द सप्लाईज मेड 16% इंस्टेड ऑफ 17% हैव बीन हाईलाइटेड इन शॉर्ट पेमेंट डिस्क्रिपेंसीज। अगर आप 17%
बंदे बैठे हैं, वो देखते हैं कि यार इस चीज के ऊपर तो 17% था, इसने 16 किया, तो वो आपको डिस्क्रिपेंसी में उसको कर देगा कि 1% शॉर्ट है, ठीक है, तो आपने ये जमा करवाना है शॉर्ट पेमेंट। आ गए फर्दर टैक्स। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्ट लेवी ऑफ फर्दर टैक्स। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स थोड़ा सा देना पड़ेगा ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट एक्सेप्ट एक्सक्लूजन अवेलेबल SRO 648 जो कि बाद में 487 के जरिए अमेंड हुआ, उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, इसके अलावा सबको देना पड़ेगा। द सिस्टम पॉइंट आउट लेवी ऑफ द फर्दर टैक्स on supplies to unregistered person where further 2% has not been paid through Finance Act 1750 rated sectors are now required to pay further tax 1%। देखें जी, जब आप परचेज करते हैं बाहर से तो उसमें आपको 1% टैक्स पे करना पड़ता है परचेजेस के, क्योंकि देखें आपने कोई चीज खरीदी, जब वो खरीदते हैं तो वो बंदा आपको जो इनवाइस करता है वो आपको सेल टैक्स की रिटर्न नहीं दे सकता, उनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन उसका काम अब आपको करना होता है। वो काम आप किस तरह करेंगे? आप 17/117 ज़रब उस रकम जो परचेज की वैल्यू है उससे ज़रब लगाएं। 17/117 ज़रब वो रकम। तो फर्ज कर लेते हैं वो 83 और 17 रुपए बनते हैं। ऐसा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन बीच में आएगा। फर्ज करें ऐसा है कि आपने 1 लाख रुपए की परचेजेस की अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है। जब 1 लाख की परचेजेस कर ली तो फार्मूला लगाएंगे 17/117 ज़रब 1 लाख, तो वो कोई 82-83 हज़ार रुपया एक अलग हो जाएगा और जो 17% है उसको निकाल कर बाहर कर देगा। अब जो 83 जो बड़ी रकम है 83-84 हज़ार, उसका 1% लेना है और वो जमा करवा देना है आपने, ठीक है। तो बाकी सबके लिए अब 2% है, वो 2% जमा करवाएंगे। और जो 5 सेक्टर हैं उन्होंने 1%, ठीक है। ये वो चीज है। दोबारा सुन लें, अनरजिस्टर्ड पर्सन से और आप रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं तो वो तो जाहिर है आपको सेल टैक्स की रिटर्न आपको नहीं कर सकता। लिहाजा आपने खुद ही इतना करना है कि उसकी जो परचेज वैल्यू है उसको 17/117 जरा परचेज वैल्यू, उसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक 17% अलग हो जाएगा, एक बड़ी रकम 83% अलग हो जाएगा। 83% का 1% लेना है और बाकियों ने 2% लेना है। 5 सेक्टर हैं जो जो कलीन साजी के हैं, जो एक बड़े मशहूर है। ये जो 5 सेक्टर हैं बड़े, इन्होंने सिर्फ 1% लेना, बाकी सबने 2% लेना, 2% आपने जमा करवा देना। ये आपका परचेजेस के ऊपर सेल टैक्स बन गया। इसको सेल टैक्स नहीं कहते, बस लेवी हो जाती है, सेल टैक्स लेवी है और ये इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट होता। इंपोर्ट्स बनाएं। द इंपोर्ट्स GDs गुड्स डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड इन सेल टैक्स रिटर्न आर क्रॉस मैच्ड। वो क्रॉस मैच पहले ही बात हो चुकी है कि क्रॉस मैच करेगा। इन एडमिसिबिलिटी इनपुट SRO 490, वो कह रहा था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विदड्रॉन टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड एंटाइटलमेंट on number of item particularly building material office equipment and other ancillary items, और जो अजाफी जो अशिया हैं इसके साथ by introducing amendment वाइड सेक्शन 8(1)(h) और I 490 के साथ पढ़े मिला के the system identifies registered person who have claimed such input tax। वो कहता है कि 490 सेक्शन के तहत SRO के तहत हमने जो इस्तेमाल करने वाली कैपिटल गुड्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल ऑफिस इक्विपमेंट, इनके ऊपर जो इनपुट होता है वो इनएडमिसिबल है, अब नहीं रहा। अब कोई ना करे, अगर कोई करेगा तो वो बिलिंग करना शुरू हो जाएगी, डिस्क्रिपेंसी में आ जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं इसे, ठीक है। आप नहीं कर सकते। SRO 490 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक्स्ट्रा टैक्स डिस्क्रिपेंसी कहता है एक्स्ट्रा टैक्स का भी कोई इशू है तो उसकी भी डिस्क्रिपेंसी सामने आ जाएगी। वो जो 2% टैक्स होता है, एक्स्ट्रा टैक्स सेल टैक्स at the rate of 2% will be charged on value of supplies of certain goods। The system identifies taxpayer who have not paid 2% extra tax। आप शेयर को डालेंगे, उनके पास सिस्टम है अब स्ट्राइक वाला कि उसमें वो सामने आ जाएगा, यार ये चीज तो चैप्टर नंबर 13 में है
तो चैप्टर नंबर 13 में जो होती है उसमें तो 17% के अलावा भी 2% और भी टैक्स डलता है, तो इसने नहीं डाला तो आइडेंटिफाई करके आपको नोटिस देगा। ठीक है, आगे आते हैं जी रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट आपने गलत इस्तेमाल कर लिया, 17 नहीं आपने 2 कर लिया, क्योंकि वो टैब खोलेंगे ना, ये जो अगले आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह ही है कि वो टैब खुलती है, किसी में 8% लिखा है, 2% लिखा है, 1% लिखा है, सेल टैक्स की रिड्यूस रेट के साथ नहीं है। तो अगर आप गलत आप कर देंगे अपना रेट सेलेक्ट, तो आपको डिस्क्रिपेंसी देगा, चेक करने वाले बंदे बैठे हैं। ठीक है, क्रॉस मैच करते हैं। द रिड्यूस रेट सप्लायर्स आर क्रॉस मैच विद बायर रिटर्न। बायर की रिटर्न और सेल वाली रिटर्न दोनों को क्रॉस मैच करते हैं कि उसने क्या चीज मंतखब की और आपने क्या किया। द सिस्टम सेग्रीगेट्स रिड्यूस रेट सप्लाईज मेड टू नॉन फाइलर। वो सेग्रीगेट कर देता है कि नॉन फाइलर को, नॉन नुल फाइलर, ब्लैक लिस्टेड, सस्पेंडेड, रजिस्टर्ड पर्सन, बिसाइड्स हाईलाइटेड, मिसमैच इन द सप्लाई। हर तरह की ये सिस्टम अच्छा सप्लाई बन गया उनका कि जिसमें ये इस तरह की चीजें मैच करके, क्रॉस मैच करके डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, नहायत ही अहम किस्म की एक चीज है। ठीक है, पढ़िए। इनएडमिसिबिलिटी ऑफ STWH SRO 660। वो कहता है कि विद द लॉन्चिंग ऑफ स्ट्राइप सिस्टम, ये स्ट्राइप बार बार मैं कह रहा हूँ, ये स्ट्राइप उनका इंटरनली सिस्टम है जनाब, ये हमारा नहीं है। ठीक है, उनका इंटरनल सिस्टम है जिससे वो वेरिफिकेशंस करते हैं बैठ के सारे एडिटर या टैक्स इंस्पेक्टर। With the launching of Stripe system, real time verification of the declaration, sale tax की declaration जो होती हैं of seller and buyers, this discrepancy will not be developed after July 16. Finance Act 2017, sale tax withholding regime has been abolished. देखें जी, एक SRO आया है 586/1/2017 सेल टैक्स का, उसके तहत 1/5, 1/10 सेल टैक्स विद हेल्ड का सिस्टम खत्म हो चुका है। थोड़ी सी बात समझ लें, पहले क्या होता था, माजी में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 30 जून 2017 तक क्या होता था, 30 जून 2017 तक क्या होता था वो सुनिए। 30 जून 2017 तक ये होता था कि पहले डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इन सब में कैटेगराइज कर दिया था 2 हिस्सों में। जो सेल टैक्स आप 100 की चीज 117 में जब देने लगते थे पैसे, 117 रुपए, तो 17 रुपए पूरे नहीं देते थे। यहाँ तो उस 17 रुपए का 1/10 हिस्सा आप डिडक्ट करके जमा करवाते थे सेल टैक्स में, या फिर उसका 1/5 हिस्सा यानी 20% जमा करवाते थे, और बाकी का 80% या बाकी का 90% वो खुद जमा करवाते थे दूसरा बंदा। लेकिन अब उन्होंने सेल टैक्स की रिजीम बिल्कुल खत्म कर दी है। अब कोई टैक्स को डिडक्ट नहीं कर सकता। सेल टैक्स 100% उसी बंदा, जो बंदा पैसे दे रहा है वो खुद ही जमा करवाएगा जो आपसे वसूल कर रहा है। यानी कि आपने 100 की चीज 117 में परचेज की है, तो समझ लें कि आपने 117 पूरे ही वसूल करने हैं। अगला बंदा 1/10 सेल टैक्स की अमाउंट का या 1/5%, 1/5 हिस्सा नहीं काट सकता। ठीक है, क्योंकि अब विद होल्डिंग रजीम खत्म हो चुकी है। ये तो था आज का आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में हम सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करना और उसके सारे इंटरफेसेस सीखेंगे। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 8, जिसमें हमने सेक्शन 23 की सेल टैक्स के हवाले से, कि सेल टैक्स की जो इनवाइस है उसके पार्टिकुलर क्या होने चाहिए, ये कंप्लायंस सीखी। सेक्शन 73 की कंप्लायंस सीखी, जो कि ऑडिट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑडिट में सबसे पहले सेक्शन 73 की कंप्लायंस चेक करते हैं, अगर वो की हुई है, अगर 50,000 से ज़्यादा बड़ी रकमें सारी की सारी क्रॉस चेक के थ्रू आपने पे की हुई हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फारिग हैं आप। तीसरी कंप्लायंस सेक्शन 26-23 वाली, यानी कि इनकम सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करनी है आपने। सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करने से पहले कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई
कि जो सेल टैक्स की रिटर्न को सबमिट करने में मावन और मददगार होंगी। अब आर्टिकल नंबर 9 हमारा सेल टैक्स की रिटर्न के बारे में होगा। ये था आर्टिकल नंबर 8।